15 मई 2013 लाहौर का हजवेरी टाउन। खालिद बशीर अपने घर पर मौजूद हैं, रात का खाना खा रहे हैं कि उन्हें एक फ़ोन कॉल आती है। घर से बाहर निकलते हैं, उन्हें अगवा कर लिया जाता है। 2 दिन तक अगवाकार उनके तावान की कोई डिमांड नहीं करते, मगर लाहौर के करीब एक इलाके मुरीद के एक नाले से 2 दिन के बाद उनकी लाश बरामद होती है और उनकी लाश पर तशद्दुद के निशानात होते हैं। ये खालिद बशीर कौन थे और इन्हें क्यों मारा गया? खालिद बशीर इंडियन मीडिया के मुताबिक जमात दावा के सरबराह हाफिज़ सईद के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं और इंडियन मीडिया के अंदर ये भी क्लेम किया गया कि उनके कत्ल के पीछे इंडिया शामिल था। इनफैक्ट एक इंडिया के रॉ के साबिक अफसर, उन्होंने ये बयान भी दिया कि ये एक पैगाम था हाफिज़ सईद को कि अगर हम तुम्हारे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को मार सकते हैं तो तुम्हें भी निशाना बना सकते हैं। इंडिया ने ये किलिंग 2013 में की, बट उसके बाद से बहुत से वाक़यात आपको नज़र आते हैं जब इंडिया ने अपने दुश्मनों को जिनको अपना दुश्मन वो मानता है उनको पाकिस्तान में टारगेट किया। इनफैक्ट कुछ ही हफ्ते पहले पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि 2023 के अंदर 2 शख्स पाकिस्तान के अंदर कत्ल हुए। एक को सियालकोट में निशाना बनाया गया और दूसरे को रावलाकोट में, और पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने इल्ज़ाम लगाया कि इनके कत्ल के पीछे इंडियन एजेंट्स शामिल हैं। We have credible evidence of the links between Indian agents and the assassination of 2 Pakistani nationals on Pakistani soil. इनमें से एक शख्स शाहिद लतीफ़, जिनको सियालकोट में निशाना बनाया गया, उनके हवाले से इंडियन मीडिया ये दावा करता है कि वो पठानकोट बेस हमले के मास्टरमाइंड थे। दूसरे शख्स जिनका नाम अबू कासिम कश्मीरी है या मोहम्मद रियाज है, उनको रावलाकोट में निशाना बनाया गया और उनके हवाले से इंडियन मीडिया का क्लेम है कि उनका ताल्लुक़ हाफिज़ सईद की जमात दावा से है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क नहीं है जहाँ पर इंडिया ने ये हमले किए हैं। इनफैक्ट कनाडा और यूएस के अंदर भी इंडिया ने अपने दुश्मनों को टारगेट किया है। तो इंडिया की ये पॉलिसी कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असैसिनेशन या दूसरे मुल्कों में जाकर अपने दुश्मनों को कत्ल करना, ये कब शुरू हुई, क्यों शुरू हुई और कैसे शुरू हुई, ये आपको इस वीडियो में बताते हैं। इससे पहले कि मैं आपको इंडिया की इस पॉलिसी की तारीख़ बताऊं, आपको कुछ और वाक़यात बता देते हैं जो कि पाकिस्तान में हुए और जिनके ऊपर इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इंडिया उन वाक़यात के पीछे है। मई 2023 के अंदर लाहौर के अंदर एक सिख शख्स, पाकिस्तानी शहरी, उनको कत्ल किया जाता है, जिनके बारे में इंडियन मीडिया ये दावा करता है कि वो खालिस्तान फोर्स के साबिक रुकन थे। उनका नाम था परमजीत सिंह पंजवार और लाहौर में उनको टारगेट किया गया। KCF प्रमुख परमजीत सिंह को लेकर खबर पाकिस्तान में शूटरों के फायरिंग में मारा गया। इसी तरह फरवरी 2023 में एक और शख्स हैं बशीर अहमद, उनको रावलपिंडी में निशाना बनाया गया, जिनके बारे में इंडियन मीडिया का ये कहना है कि वो हिजबुल मुजाहिदीन के साबिक कमांडर हैं। फरवरी 2023 में ही खालिद रज़ा को कराची में निशाना बनाया गया, जिनके बारे में इंडियन मीडिया का ये कहना है कि वो अल-बदर मुजाहिदीन ग्रुप के साबिक कमांडर हैं। ज़हूर मिस्त्री को मार्च 2022 में निशाना बनाया गया कराची में, और उसके हवाले से इंडियन मीडिया का यह दावा है कि वो 1999 में जो इंडियन एयरलाइंस का त्यारा हाईजैक हुआ था उसमें वो मुलव्विस थे। पाकिस्तान में मारा गया कंधार कांड का हाईजैकर ज़हूर मिस्त्री। जी अब बड़ी खबर, ये 5 हाईजैकर्स में से एक ज़हूर मिस्त्री का कराची में मर्डर हो गया है। जून 2021 में लाहौर में जौहर टाउन, जहां पर हाफिज़ सईद की रिहाइश गाह है, उनके घर से सिर्फ 100 मीटर दूर एक ब्लास्ट होता है जिसमें कुछ लोग मारे जाते हैं और बहुत से लोग ज़ख्मी भी होते हैं, और उसके हवाले से भी इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इंडिया इस ब्लास्ट के पीछे था। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में हाफिज़ सईद के घर के करीब बम धमाके में 3 अफराद जा भग, 20 से ज़ायद जख्मी हो गए। ये तो पाकिस्तान में कुछ वाक़यात हैं, मगर पिछले ही साल में कनाडा और यूएस के अंदर भी ऐसे वाक़यात सामने आए हैं जिसमें इंडिया के ऊपर बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया गया है कि इंडिया की रियासत इन वाक़यात के पीछे है। सबसे पहले आपको कनाडा का वाक़या बता देता हूँ। कनाडा के अंदर खालिस्तान मूवमेंट के एक अहम रहनुमा को जून 2023 में निशाना बनाया गया। उनका नाम हरदीप सिंह निजार था और कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इसका इल्ज़ाम बराह रास्त इंडियन एजेंट्स के ऊपर लगाया। Credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar। इस वाक़े के बाद दोनों ममालिक के दरमियान जो टेंशन्स हैं बहुत ज़्यादा हो गई, यहाँ तक कि कनाडा में मौजूद रॉ के स्टेशन चीफ को मुल्क से निकाल दिया और इंडिया ने
कनाडा का जो डिप्लोमेटिक स्टाफ था इंडिया के अंदर उसको कम करने की हिदायत जारी की। इवन वीज़ाज़ भी दोनों मुल्कों के दरमियान रोक दिए गए और अभी भी दोनों मुल्कों के दरमियान जो हालात हैं वो नॉर्मल की तरफ वापस नहीं आए। दूसरा वाक़या अमेरिका में होता है और अमेरिका का जो वाक़या है वो बहुत ड्रामाई वाक़या है, जैसे कि आपको फिल्मों में नज़र आता है, बिल्कुल वैसे ही ये वाक़या वहाँ पर आया। न्यूयॉर्क के अंदर वहाँ की अदालत के अंदर एक इंडाइटमेंट या चार्जशीट जिसको कहा जाए वो अदालत में जमा कराई गई, जिसमें एक शख्स निखिल गुप्ता के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने इंडियन गवर्नमेंट के एक ऑफिसर के साथ मिलकर न्यूयॉर्क के अंदर खालिस्तान मूवमेंट के एक रहनुमा को कत्ल करने की साजिश की और एक हिटमैन को हायर किया जिसको $1 लाख देने की पेशकश की गई। 52-year-old Nick Gupta was an Indian government employee living in India. Back in May, he tried to hire a hitman in New York to kill a man. इस इंडाइटमेंट को अगर आप पढ़ें तो इसमें बहुत ज़्यादा एविडेंस दिए गए हैं कि कैसे इंडियन एजेंट और निखिल गुप्ता इसमें मुलव्विस हैं, जो कि एक हिटमैन को हायर करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिस हिटमैन को हायर किया जाता है वो हिटमैन नहीं होता, इनफैक्ट वो यूएस गवर्नमेंट का एक अंडरकवर एजेंट होता है। उसको हायर किया जाता है और वो तमाम इस प्लानिंग को फॉइल करता है, इस तमाम प्लान को सामने लेके आता है और उस इंडाइटमेंट के अंदर $15,000 देने की फ़ोटोज़ भी शामिल की गई हैं कि कैसे उस हिटमैन को पेमेंट की गई। तो ये दो वाक़यात थे जिसमें इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन एजेंट्स बराह रास्त आपको मुलव्विस नज़र आते हैं दूसरे मुल्क में जाकर असैसिनेशन करने की पॉलिसी के हवाले से। यहाँ ये आपको बताता चलूँ कि इंडिया ने हमेशा इस बात को डिनाई किया है कि इन दो वाक़यात या इवन पाकिस्तान में जो वाक़यात पेश आए उसके पीछे इंडिया शामिल है। तो अब ये सवाल कि ये पॉलिसी कैसे बनी, इसकी तारीख़ क्या है, वो आपको पहले बता देता हूँ। इंडिया की जो तारीख़ है दूसरे मुल्कों में इंटरफेरेंस की या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असैसिनेशंस की वो काफ़ी पुरानी है। इनफैक्ट आपको याद होगा कि 1971 के अंदर इंडिया की एक यूनिट इस्टेब्लिशमेंट 22 उसने मुख्ती बानी को सपोर्ट किया बांग्लादेश के अंदर सिसेशन के लिए, और वो आप उसको फॉर्मल तरीके से पहली इंटरफेरेंस कह सकते हैं। उससे पहले 1962 की जब चीन के साथ जंग हुई तो उसमें भी ये कहा जाता है कि अमेरिका ने जो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ उसकी सपोर्ट की कि वो कोवर्ट ऑपरेशंस चाइना के अंदर चला सके, बट जो पहली फॉर्मल उसकी एप्लीकेशन है आपको वो 1971 के अंदर नज़र आती है। 1971 से लेकर 1990s तक इंडिया के ये ऑपरेशंस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारी रहे। इनफैक्ट 1993 के अंदर ये ख़बर भी आई कि इंडिया की जो पुलिस है उसने एक यूनिट बनाया है जो कि कराची के अंदर दाऊद इब्राहिम को कत्ल करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाएगा, मगर इंडिया की गवर्नमेंट ने उसको गो अहेड नहीं दिया क्योंकि उस वक्त असेसमेंट ये थी कि शायद इतना आसान ना हो दाऊद इब्राहिम को कराची में मारना। और ये भी वाज़ेह नहीं है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मौजूद हैं भी, यानी इंडिया हमेशा से कहता है कि वो पाकिस्तान में है जबकि पाकिस्तान का कहना है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। खैर 1997 के अंदर इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म I.K. गुजराल जो इंडिया की पॉलिसी है पाकिस्तान के अंदर खुफिया ऑपरेशंस की उसको ख़त्म कर देते हैं। रॉ के अंदर एक स्पेशल ऑपरेशन डेस्क कायम किया गया था पाकिस्तान के हवाले से जो कि पाकिस्तान के अंदर ये खुफिया ऑपरेशंस करता था, मगर I.K. गुजराल ने उसको ख़त्म कर दिया। इंडिया की इंटेलिजेंस अभी भी I.K. गुजराल के इस फैसले से नाखुश है। जो फॉर्मर इंटेलिजेंस में काम करने वाले लोग हैं वो I.K. गुजराल को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो रॉ के ऑपरेशंस थे उसको ख़त्म किया। You know, we've never ever retaliated in the manner that we should have. और फिर होता है 2008 के अंदर मुंबई अटैक। 26/11 के ये हमले एक वाटरशेड मोमेंट के तौर पे सामने पेश आते हैं। जब ये वाक़या हुआ तो उस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह इस वाक़े से नाखुश थे और उन्होंने अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र M.K. नारायणन को बुलाया और उनसे कहा कि हमें इस हवाले से पाकिस्तान को कोई जवाब देना है। M.K. नारायणन एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें अपनी अफवाज के तमाम सरबराहों को बुलाया जाता है और वो जनरल दीपक कपूर को कहते हैं कि आप ये बताएं कि हम कोई स्पेशल टीम्स बना सकते हैं पाकिस्तान से बदला लेने के लिए। जनरल दीपक कपूर वापस जाते हैं, अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस को कहते हैं कि वो इसके हवाले से काम स्टार्ट कर दें और 2010 के अंदर एक TSD टेक्निकल सर्विस डिवीज़न बनाई जाती है जिसका स्पेसिफिक काम ह्यूमन इंटेलिजेंस की गैदरिंग और दूसरे ममालिक में जाकर कोवर्ट ऑपरेशन होता है। 2010 में इसको बनाया गया, बट इसका फॉर्मल जो ऑपरेशन है वो जनवरी 2011 में स्टार्ट होता है और इसके लिए कर्नल हनी बख्शी को चूज़ किया जाता है कि वो इस डिवीज़न की सरबराही करेंगे। इस डिवीज़न का काम था कि ये दूसरे मुल्कों में जाकर खुफिया ऑपरेशंस करेगी, इंटेलिजेंस इकट्ठी करेगी और इस डिवीज़न ने
जो नोन ऑपरेशंस हैं वो इन्होंने कश्मीर में किए, मालदीव्स में किए और पाकिस्तान में किए। टीएसडी की जो दूसरे ममालिक में जो एक्टिविटीज़ हैं, इसका एतराफ़ उस वक़्त के आर्मी चीफ खुद कर चुके हैं। जनरल वीके सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब एंटी इंडिया लोग दूसरे मुल्कों में मारे जा रहे थे तो क्या उनसे उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने ये सवाल नहीं किया कि इनको कौन मार रहा है। तो जनरल वीके सिंह का कहना था कि मनमोहन सिंह इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे कि उन्हें पता चले कि कौन ये काम कर रहा है। This agency is credited to having takedown done of people across the border also. क्या पीएम पूछते नहीं थे कि किसने मारा भाई? The PM of that time was not interested in finding out किसने मारा। 2012 के अंदर टेक्निकल सर्विस डिवीज़न को ख़त्म कर दिया जाता है। उनके ख़िलाफ़ एक लंबी चार्जशीट पेश की जाती है कि कैसे ये डिवीज़न जो है वो अपने मैंडेट से आगे गई या उन्होंने गलत काम किया। सबसे पहले तो उन पर ये इल्ज़ाम इंडियन की अपनी गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन में लगाया जाता है कि वो एक हमसाया मुल्क के अंदर 8 दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस थे 2011 से लेकर 2012 के अंदर। अब हमसाया मुल्क कौन सा है? आपको पता है कि इंडिया के हमसाया में तो पाकिस्तान है या चीन है या बांग्लादेश है, और उस टाइम के ऊपर दहशतगर्द हमले सिर्फ पाकिस्तान में हो रहे थे। इनफैक्ट अगर आप पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का ग्राफ देखें, हमलों का ग्राफ देखें, 2010 से लेकर 2013 के अंदर आपको एक बहुत बड़ा स्पाइक नज़र आएगा पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हमलों का। दहशतगर्दी के अलावा इंडिया की अपनी गवर्नमेंट ने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि वो हमसाया मुल्क के अंदर उस मुल्क को तोड़ने के हवाले से प्लानिंग में मुलव्वस थे। हमसाया मुल्क अगेन कहा जाता है कि वो पाकिस्तान है और बलूचिस्तान की बात की जा रही है। इसके अलावा ये इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि TSD अपने ही वज़ीर दिफा का फ़ोन टैप कर रही थी। इंडियन मीडिया के मुताबिक TSD ने 8 करोड़ इंडियन रुपए का इक्विपमेंट ख़रीदा, जिसका मकसद सिर्फ ये था कि ऑफलाइन तरीके से फ़ोन कॉल्स टैप किए जा सकें, और बाद में जब ये बात सामने आई तो उस इक्विपमेंट को चिनाब के अंदर फेंक दिया गया। फिर एक और इल्ज़ाम था जिससे आपको पाकिस्तान के हवाले से भी काफ़ी मुमासलत नज़र आएगी कि जो TSD थी वो अगले आने वाले आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट को मैनिपुलेट कर रही थी, और उन्होंने एक ऐसी NGO को पैसे दिए जो कि आने वाले आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ काम कर रही थी। इनके अलावा एक सबसे बड़ा इल्ज़ाम TSD के ऊपर ये लगा कि वो दिल्ली के अंदर जो जमहूरी हुकूमत है उसको गिराना चाहते हैं। इंडियन मीडिया के मुताबिक जनवरी 2012 के अंदर इंडियन आर्मी के 2 यूनिट्स को दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर से मोबिलाइज़ किया जाता है और दिल्ली के बॉर्डर तक लाया जाता है, और ये सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि पता चलाया जा सके कि ये एक ड्रिल है कि कितने टाइम के अंदर जो इंडियन आर्मी की ये 2 यूनिट्स हैं वो दिल्ली पहुंचकर दिल्ली को टेक ओवर कर सकते हैं। खैर, जो TSD के साबिक रहनुमा हैं या जो साबिक उनके सरबराह हैं वो इस इल्ज़ाम की तरदीद करते हैं, बट इन तमाम इल्ज़ामात के बाद TSD को 2012 में ख़त्म कर दिया गया। TSD को ख़त्म किया गया क्योंकि वो अपनी ही सियासत के अंदर, अपने ही मुल्क के अंदर मैनिपुलेशन का उनके ऊपर इल्ज़ाम था। कर्नल बख्शी को जो है वो उनके ऊपर 7 साल केस चलाया गया। एक और ऑफिशियल हैं जिनका कोर्ट मार्शल भी किया गया। बहुत से अफसरान जो TSD के अंदर काम कर रहे थे उनको ऐसी पोस्टिंग्स दे दी गई जो कि बिल्कुल ही, जिन्हें आप कह सकते हैं, खुडे लाइन लगा दिया गया, किसी को गोलियां गिनने के ऊपर या किसी को पोस्ट के हवाले से काम में लगा दिया गया। मगर TSD की जो मेन काम था कि वो दूसरे ममालिक में जाकर खुफिया ऑपरेशंस कर सके, इंडिया की वो पॉलिसी जारी रहती है, और वो पॉलिसी उसको फॉर्मली इम्प्लीमेंट किया जाता है नरेंद्र मोदी के टाइम में। 2014 के इंतखाबात से पहले जब नरेंद्र मोदी कैंपेनिंग कर रहे होते हैं तो वो 26 अप्रैल 2014 को एक जलसे में ये ऐलान करते हैं कि जब वो आएंगे तो वो मेक श्योर करेंगे कि दाऊद इब्राहिम को सज़ा दी जाए। जिसके बाद इंटरनेशनल मैगज़ीन डिप्लोमेट ये हेडलाइन लगाता है कि मोदी हुकूमत में आने के बाद पाकिस्तान के अंदर खुफिया ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। खैर, मोदी ताकत में आते हैं, वो अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लगाते हैं अजीत दोवल को। अजीत दोवल वही शख्स हैं जो 6 साल पाकिस्तान के अंदर पोस्टिंग कर चुके थे, पाकिस्तान के अंदर जासूस थे। और अजीत दोवल एक पॉलिसी लेकर आते हैं जिस पॉलिसी का नाम है डिफेंसिव ऑफेंस। डिफेंसिव ऑफेंस का मतलब ये है कि उस जगह के ऊपर हमला किया जाएगा जहां से इंडिया को थ्रेट ओरिजिनेट हो रहा है। अगर पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट आप लें तो अजीत दोवल का ये कहना था कि अगर एक और मुंबई जैसा हमला हुआ तो पाकिस्तान के पास बलूचिस्तान नहीं रहेगा, और इस पॉलिसी के तहत जो इंडिया के कोवर्ट ऑप्स हैं उनका आगाज़ होता है। Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find
that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. उसके बाद एक और बयान जिससे आपको ये वाज़े होता है कि इंडिया ये पॉलिसी जो है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असैसिनेशन की जिसको वो डिनाई करता है, बट उनके अपने ही लीडरान इस पॉलिसी को मैनिफेस्ट करते रहे हैं। मई 2015 के अंदर इंडिया के वज़ीर दिफा मनोहर पारिकर एक टीवी चैनल से गुफ्तगू में ये खुलेआम बोलते हैं, जो कि सबसे क्लियर और क्लियरिंग एडमिशन है कि इंडिया इस पॉलिसी पर अमल पैरा है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से कि हमें दहशतगर्दी को दहशतगर्दों के ज़रिए ख़त्म करना होगा और हमें कांटे को कांटे के ज़रिए निकालना होगा। कांटे से कांटा निकालते हैं, हिंदी में भी रहेगा। यू हैव टू न्यूट्रलाइज टेररिस्ट थ्रू टेररिस्ट ओनली। तो ये तो इंडिया की पॉलिसी है पाकिस्तान या दीगर ममालिक के हवाले से कि वो कैसे अपने दुश्मनों को, एंटी इंडियन एलिमेंट्स को उन मुल्कों में जाके टारगेट कर रहा है। पाकिस्तान इस हवाले से पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है? जब ये TSD बनी तो पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस रेडार है उसमें TSD के ऊपर काफ़ी नज़र रखी गई। इनफैक्ट नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का एक पेपर है, उससे जुड़ा हुआ एक पेपर है जिसको मार्गला पेपर्स कहा जाता है। वहाँ पर इस हवाले से एक मजमून भी लिखा गया जिसमें TSD के हवाले से काफ़ी डिटेल में बात की गई और जो अजीत डोवल की डिफेंसिव ऑफेंस की पॉलिसी है उसके हवाले से भी उसको एनालाइज़ किया गया और वहाँ पर बताया गया कि कैसे इंडिया इस पॉलिसी के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। अब आखिर में सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंडिया वाहिद मुल्क है जो ये काम कर रहा है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असैसिनेशन का? तो इसका जवाब है नहीं। बहुत से ममालिक हैं जो ये काम करते हैं। आपको बहुत से वाक़यात जो हैं वो पता भी होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जमाल खशोगी का वाक़या जब उन्हें तुर्की में मारा गया। इसके अलावा कासिम सुलेमानी जो ईरान के जो है वो एक बहुत अहम कमांडर थे, उनको इसराइल ने टारगेट किया। इसके अलावा रूस अपने दुश्मनों को जो है वो UK के अंदर जहर देता रहा है। नॉर्थ कोरिया के अंदर जो किम जोंग उनके सरबराह हैं वो अपने हाफ ब्रदर को उन्होंने मारा किसी और मुल्क में। इसके अलावा उसामा बिन लादेन का वाक़या तो हम सबको याद है जब अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर उसामा बिन लादेन को टारगेट किया। तो ये तो इंडिया की एक तारीख़ है कि कैसे इंडिया की इंटेलिजेंस ने एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असैसिनेशन या दूसरे मुल्कों में जाकर अपने दुश्मनों को टारगेट करना शुरू किया।